नेट कॉमर्स यूनिट 10 टैक्सेशन का एक ऐसा टॉपिक जहां से एनटीए हर साल पैकिंग, कैस्केडिंग इफेक्ट या फिर स्टेट वर्सेस सेंट्रल टैक्स अमेलगमेशन से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछता है। और वो टॉपिक है आपका गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी कि जीएसटी। और अगर आपको भी लगता है कि आपको जीएसटी की काउंसिल्स के नंबर्स याद नहीं होते हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी आपको कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट्स लगते हैं, तो ये वीडियो है आपके लिए। तो आज की इस वीडियो के बाद आपका जीएसटी के टॉपिक से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। दैट्स माय प्रॉमिस टू यू। सो हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स सक्सेस। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं वेदांशी मित्तल आपको इस चैनल पर सिस्टमैटिक तैयारी करा रही हूँ यूजीसी नेट कॉमर्स के सब्जेक्ट टैक्सेशन की, और उसी तैयारी में आज का टॉपिक है हमारा जीएसटी। तो अब बिना किसी देरी के आज की वीडियो का एजेंडा देख लेते हैं कि हम आज क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि जीएसटी आया क्यों, जीएसटी की जरूरत क्या पड़ी, जीएसटी से पहले का एरा क्या था। सबसे पहले हम बैकग्राउंड जानेंगे उसका। उसके बाद हम देखेंगे कि जीएसटी का जो स्ट्रक्चर होता है वो डुअल स्ट्रक्चर होता है, मतलब कि जो आपका सेंट्रल होता है और स्टेट होता है वो साथ में टैक्स लगा सकते हैं एक ही ट्रांजेक्शन पर। कैसे, वो समझेंगे हम, ठीक है। उसके बाद हम जीएसटी काउंसिल के मेंबर्स के बारे में जानेंगे, कौन सा मेंबर होता है, कितने मेंबर होते हैं, किसकी कितनी वोटिंग पावर होती है, ये सब देखेंगे हम। उसके बाद हम जानेंगे सप्लाई टर्म के बारे में। सप्लाई टर्म जीएसटी के कॉन्टेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टर्म का डेफिनेशन क्या है, इस टर्म का जीएसटी में यूज कैसे होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो इन कंटेक्स्ट ऑफ जीएसटी, राइट। देन हम देखेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में। यही वो टॉपिक है जिसके वजह से जीएसटी में कैस्केडिंग इफेक्ट नहीं लगता है। दिस इज द रीजन व्हाई जीएसटी डज नॉट हैव द कैस्केडिंग इफेक्ट, राइट। Then we will discuss about the threshold limits, the compulsory registration, और फिर हम देखेंगे composition scheme के बारे में। उसके बाद हम देखेंगे जीएसटी के टैक्स रेट्स और जीएसटी रिटर्न्स के बारे में। कौन सी रिटर्न कब फाइल करी जाती है, कौन फाइल करता है, मंथली फाइलिंग होती है, क्वार्टरली फाइलिंग होती है या एनुअल फाइलिंग होती है। तो ये सब है आपका जीएसटी के बारे में जो सब आपको जानना जरूरी है, ठीक। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों सबसे पहले तो ये समझो कि जीएसटी आया ही क्यों। प्री जीएसटी क्या एरा होता था कि जीएसटी को इंट्रोड्यूस करने की इतनी जरूरत पड़ गई। तो इमेजिन करो एक मैन्युफैक्चरर है, उसने रॉ मटेरियल खरीदा तो उसने एक्साइज ड्यूटी दी उसके ऊपर, फिर उसने उस रॉ मटेरियल से गुड्स बनाकर दूसरे स्टेट भेजे तो उसने सीएसटी दिया, फिर जब वो गुड्स अपने डेस्टिनेशन स्टेट पहुंच गए तो उसने वैट दिया, फिर उन गुड्स को रिटेलर ने सेल किया तो फिर उस पर वैट दिया। तो ये टैक्स के ऊपर टैक्स, इसी को कहते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट। जब टैक्स के ऊपर टैक्स लगता है, टैक्स ऑन टैक्स लगता है, उसको हम कैस्केडिंग इफेक्ट कहते हैं। अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग रेट्स, माल ट्रक में जा रहा है, स्टेट बॉर्डर पे चेक पोस्ट, घंटों का डिले, कंप्लायंस के लिए अलग अलग रिटर्न्स, अलग अलग रजिस्ट्रेशंस, ये सब कुछ एक कंप्लीट मेस था। तो गवर्नमेंट ने सोचा एक सोल्यूशन तो चाहिए इस चीज का, ये सब तो बहुत ज्यादा मेसी है। द गवर्नमेंट केम अप विद दैट सोल्यूशन एंड दैट सोल्यूशन वाज जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी आया आपका 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 के थ्रू। कैसे आया? 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2016 के थ्रू आया आपका गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसमें दो आर्टिकल्स इंसर्ट हुए, एक आर्टिकल था 246A और दूसरा आर्टिकल था 279A। आर्टिकल 246A कहता है कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों के पास राइट है कि वो दोनों सेम ट्रांजेक्शन के ऊपर एक साथ साइमल्टेनियसली टैक्स लगा सकते हैं। मतलब कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही एक ही ट्रांजैक्शन के ऊपर, सेम ट्रांजैक्शन के ऊपर साथ में साइमल्टेनियसली हैंड इन हैंड टैक्स लगा सकते हैं। ये कहता है आपका आर्टिकल 246A। आर्टिकल 279 एस्टैब्लिश करता है जीएसटी की काउंसिल, जो काउंसिल कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस रेकमेंड करती है। कौन सा आर्टिकल के थ्रू एस्टैब्लिश हुई जीएसटी की काउंसिल? आर्टिकल 279A। जीएसटी आपका इन्फोर्स हुआ इंडिया में फ्रॉम 1 जुलाई 2017। इंट्रोड्यूस तो हुआ ये 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 से, बट ये इन्फोर्स हुआ 1 जुलाई 2017 से। जीएसटी अकेले ने 17 सेंट्रल टैक्सेस को और 8 स्टेट टैक्सेस को रिप्लेस कर दिया। जीएसटी ने अकेले ने 17 सेंट्रल टैक्सेस और 8 स्टेट टैक्सेस को एक साथ खत्म कर दिया। मोटो क्या था गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का? मोटो ये था गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का, वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट।
पेपर में डायरेक्टली ये लाइन आ जाती है। तो किसका मोटो है ये? वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट किसका मोटो है? जीएसटी का मोटो है आपका वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट। याद रखना, पेपर में डायरेक्टली ये लाइन आ जाती है, तो कोटेड लाइन याद रखनी है, वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट, जीएसटी। 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016। जीएसटी के कुछ की फीचर्स समझ लो। सबसे पहला है डेस्टिनेशन बेस्ड, मतलब कि जो आपका गुड्स एंड सर्विसेज का टैक्स होता है वो जाता है जहां पर कंजम्पशन हो रही होती है, वो उस स्टेट में जाता है जहां पर कंजम्पशन हो रहा होता है। प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग के स्टेट में नहीं जाता है जीएसटी। जीएसटी जाता है आपका कंजम्पशन के स्टेट में। ओके, जीएसटी डुअल स्ट्रक्चर का होता है, जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों एक ही ट्रांजैक्शन पर एक साथ साइमल्टेनियसली टैक्स लगा सकती हैं। ये होता है जीएसटी का डुअल स्ट्रक्चर, मतलब कि सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों साथ में एक ही सेम ट्रांजैक्शन के ऊपर लग सकते हैं। जीएसटी आपका मल्टी स्टेज होता है, मतलब कि आपकी सप्लाई चेन के हर स्टेज पर टैक्स लगाया जाता है, और ये हर स्टेज पर टैक्स लगने की वजह से पहले कैस्केडिंग इफेक्ट होता था। जीएसटी में ये कैस्केडिंग इफेक्ट को प्रिवेंट करता है आपका आईटीसी। कौन प्रिवेंट करता है जीएसटी में कैस्केडिंग इफेक्ट को? आईटीसी। स्टार नोट करके लिख लो। वैल्यू एडेड इज द अनदर की फीचर ऑफ जीएसटी, मतलब कि हर स्टेज पर जो टैक्स ऐड होता है जीएसटी के सप्लाई चेन में, वो आपकी एडेड वैल्यू के ऊपर लगता है। टोटल वैल्यू के ऊपर बार बार आपका टैक्स नहीं लगता है, वो जो एडिशनल वैल्यू ऐड हो रही है हर स्टेज पर उसके ऊपर टैक्स लगता है। ठीक, ये होते हैं जीएसटी के कुछ की फीचर्स। जीएसटी क्यों आया और जीएसटी कैसे आया, कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट के थ्रू आया, कब एनफोर्स हुआ इंडिया में, और कौन कौन से आर्टिकल्स को उसने इंट्रोड्यूस कराया। ठीक है, तो ये है जीएसटी का एक छोटा सा प्यारा सा इंट्रोडक्शन जो आपको याद रखना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अब समझते हैं जीएसटी का एक्चुअल स्ट्रक्चर। इंडिया में जीएसटी का स्ट्रक्चर डुअल स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है इंडिया में? डुअल स्ट्रक्चर, मतलब कि सेंट्रल और स्टेट दोनों एक ही ट्रांजैक्शन पर साथ में साइमल्टेनियसली टैक्स लगा सकती हैं। ये कंसेप्ट थोड़ा सा स्टार्टिंग में कंफ्यूजिंग लगता है, तो एक एग्जांपल से बिल्डअप करते हैं और फिर डिटेल्स में घुसेंगे उसकी। पर पहले एक एग्जांपल से समझो, तोड़कर थोड़ा सा क्लियर कर लो अपने दिमाग में कि कैसे सेंट्रल और स्टेट दोनों साथ में एक ही ट्रांजैक्शन पर टैक्स लगाती हैं। मान लो दिल्ली में एक दुकान है और उसने दिल्ली के ही कस्टमर को 100 रुपए का एक सामान बेचा, उसके ऊपर 18% जीएसटी लगेगा, तो मतलब उसने 118 रुपए का प्रोडक्ट बेचा, जो उस कस्टमर ने टैक्स दिया 18 रुपए का। अब वो 18 रुपए के टैक्स को गवर्नमेंट दो हिस्सों में बांट देती है। 9 रुपए सेंट्रल रख लेता है एज सीजीएसटी और 9 रुपए स्टेट रख लेता है एज एसजीएसटी। ये जो गवर्नमेंट ने आधा आधा एक टैक्स के अमाउंट को बांट लिया सेंट्रल और स्टेट में, इसी को हम डुअल जीएसटी का स्ट्रक्चर बोलते हैं। जब आप टैक्स को हाफ हाफ डिवाइड कर रहे हैं गवर्नमेंट दोनों आपस में, उसी को हम बोलते हैं डुअल स्ट्रक्चर ऑफ जीएसटी। अब समझते हैं इनमें से कौन सा टैक्स कौन सी सिचुएशन में अप्लाई होता है, कौन कौन सी गवर्नमेंट लिवाई करती है और उसका रेवेन्यू किसके हाथ में जाता है, सब थोड़ा डिटेल से समझते हैं। पहला आता है आपका सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये आपका लिवाई करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन लिवाई करता है इसको? सेंट्रल गवर्नमेंट लिवाई करती है आपके सीजीएसटी को। और ये लिवाई होता है जब आपका जो सप्लाई हो रहा है गुड्स और सर्विसेज का सप्लाई जब आपका इंट्रा स्टेट हो रहा होता है, जब आपका गुड्स और सर्विसेज का सप्लाई इंट्रा स्टेट हो रहा होता है, तब आपका सीजीएसटी लिवाई करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, मतलब एक ही स्टेट के अंदर, सेम स्टेट के अंदर, जैसे अभी मैंने अपने एग्जांपल में बताया, दिल्ली की शॉप ने दिल्ली के ही कस्टमर को गुड बेचा। ऐसा ट्रांजैक्शन जब हो रहा होता है, सेम ही स्टेट में हो रहा होता है, तब अप्लाई होती है आपकी सीजीएसटी, जो लिवाई करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। और इसका रेवेन्यू किसको जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट ही लिवाई करती है और रेवेन्यू भी सेंट्रल गवर्नमेंट को ही जाता है। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है और अप्लाई होती है जब इंट्रा हेड गुड्स का सप्लाई हो रहा होता है। अब अगर मैं बात करूं एसजीएसटी की, ये भी तभी अप्लाई होता है जब आपका इंट्रा स्टेट सप्लाई हो रहा होता है, मतलब सेम स्टेट के अंदर आपका सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रहा होता है, तभी अप्लाई होता है आपका एसजीएसटी। सीजीएसटी और एसजीएसटी कब अप्लाई होते हैं? जब आपका इंट्रा स्टेट सप्लाई हो रहा होता है गुड्स और सर्विसेज का। इसको लिवाई करती है स्टेट गवर्नमेंट। कौन लिवाई करता है इसको? इसको लिवाई करती है आपकी स्टेट गवर्नमेंट, और इसका रेवेन्यू भी स्टेट गवर्नमेंट को ही जाता है। सीजीएसटी कौन लिवाई करती है? सीजीएसटी आपकी लिवाई करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, उसका रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। एसजीएसटी आपकी लिवाई करती है स्टेट गवर्नमेंट,
इसका रेवेन्यू आपका स्टेट गवर्नमेंट को जाता है। एज सिंपल एज दैट। दोनों कब अप्लाई होती है? जब दोनों में इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रहा होता है, राइट? तो सीजीएसटी और एसजीएसटी क्लियर हो गया। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये आपकी तब लगती है जब आपका इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रहा होता है, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आपका सप्लाई हो रहा है गुड्स और सर्विसेज का, ठीक? तो ये लिवाई कौन करती है? ये लिवाई करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, बट इसका जो रेवेन्यू है वो सेंटर शेयर करती है डेस्टिनेशन स्टेट के साथ। मतलब कि जिस स्टेट में सामान सप्लाई किया जा रहा है, इसका जो रेवेन्यू है, ये जो टैक्स है, ये टैक्स मिलेगा डेस्टिनेशन स्टेट को, जिस स्टेट में सामान सप्लाई किया जा रहा है उस स्टेट को। तो इसको लिवाई तो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, बट ये जो बांटा जाता है, ये बांटा जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट और डेस्टिनेशन स्टेट के बीच में। तो लिवाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, बट रेवेन्यू इज शेयर्ड अमंग्स द सेंटर एंड द डेस्टिनेशन स्टेट, ठीक है? तो ये किस केस में लगता है? जब सेलर एक स्टेट में है और बायर दूसरे स्टेट में है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आपका सप्लाई हो रहा है गुड्स और सर्विसेज का, उस केस में लगता है आपका इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। आई होप इट्स अंडरस्टूड, ठीक है? तो का रेवेन्यू कौन शेयर करता है? डेस्टिनेशन स्टेट। यू हैव टू रिमेम्बर दिस। जहां पर सामान भेजा जा रहा है वहां पर उस वाले स्टेट के साथ रेवेन्यू शेयर होता है सेंटर और डेस्टिनेशन स्टेट में। लिवाई करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट इज यूनियन टेरिटरी जीएसटी। ये एसजीएसटी की जगह लगती है उन यूनियन टेरिटरीज में जिन यूनियन टेरिटरीज का अपना खुद का लेजिस्लेचर नहीं है। जैसे कि दिल्ली और पुडुचेरी का खुद का लेजिस्लेचर है, तो वहां पर सीजीएसटी और एसजीएसटी लगती है। बट जैसे जम्मू एंड कश्मीर में खुद का लेजिस्लेचर नहीं है, तो वहां पर आपका सीजीएसटी और यूटीजीएसटी लगता है, ठीक है? तो यूटीजीएसटी लगता है उन यूनियन टेरिटरीज में जिनका खुद का लेजिस्लेचर नहीं है, राइट? और किसकी जगह लगता है? एसजीएसटी की जगह लगता है। पर इसको लिवाई कौन करता है? इसको लिवाई करता है सेंट्रल गवर्नमेंट। सो दिस इज योर यूटीजीएसटी। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी एंड यूटीजीएसटी, ठीक है? सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, रेवेन्यू भी सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट लगाती है, रेवेन्यू भी स्टेट गवर्नमेंट को जाता है। आईजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, बट रेवेन्यू बांटा जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट में और डेस्टिनेशन स्टेट में। यूटीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है उन यूनियन टेरिटरीज के लिए जिनका खुद का कोई लेजिस्लेचर नहीं है, राइट? हो गया यार? तो ये है आपका जीएसटी का डुअल स्ट्रक्चर। अब आता है जीएसटी काउंसिल। ये यूजीसी नेट का फेवरेट टॉपिक है। इसमें से क्वेश्चन जरूर पूछते हैं वो, उनको बड़ा मजा आता है बच्चों को कंफ्यूज करने में। तो अगर तुमको जीएसटी काउंसिल के नंबर्स याद करने हैं तो ध्यान से सुनो ये पर्टिकुलर स्लाइड, ताकि तुमको नंबर्स दिमाग में सेट हो जाए। सबसे पहले कंपोजिशन देख लेते हैं जीएसटी काउंसिल का। तो जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन टू जीएसटी में ही बता दिया कि आपका जीएसटी काउंसिल इंसर्ट हुआ, एस्टैब्लिश हुआ आर्टिकल 279A से। कौन से आर्टिकल से? आर्टिकल 279A से एस्टैब्लिश हुआ आपका जीएसटी का काउंसिल। चेयरपर्सन होता है जीएसटी काउंसिल का यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। मतलब आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है वही आपका जीएसटी काउंसिल का चेयरपर्सन होता है, ठीक है? हमेशा आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का जो फाइनेंस मिनिस्टर है वही आपका जीएसटी काउंसिल का फाइनेंस मिनिस्टर होगा, जीएसटी काउंसिल का चेयरपर्सन होगा। वाइस चेयरपर्सन आपका स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर में से इलेक्टेड होता है और आपका वाइस चेयरपर्सन बनता है। किस में से इलेक्ट होता है? स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर्स में से। चेयरपर्सन आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का फाइनेंस मिनिस्टर, वाइस चेयरपर्सन स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर्स में से इलेक्टेड वन। ओके, मेंबर्स होते हैं आपके यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंस, फाइनेंस मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर ऑफ एवरी स्टेट स्लैश यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर्स, ठीक है? तो ये सब आपके मेंबर्स होते हैं जीएसटी काउंसिल के। टोटल मेंबर्स होते हैं आप 2 बंदे आपके सेंटर के होते हैं और 31 बंदे आपके स्टेट और यूनियन टेरिटरी के मिलाकर होते हैं। तो टोटल हो गए 33 मेंबर्स। 33 मेंबर्स होते हैं आपके जीएसटी के काउंसिल में, 2 from center and 31 from state and union territory altogether। तो दोनों के मिलाकर हो गए 33 members। ये होता है आपका composition of GST council। I hope you will remember it now। कौन होता है चेयरपर्सन? सेंट्रल गवर्नमेंट का फाइनेंस मिनिस्टर। वाइस चेयरपर्सन होता है आपका इलेक्टेड फ्रॉम द स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर्स, ठीक है? टोटल मेंबर्स कितने होते हैं? 33। उसमें से 2 सेंट्रल गवर्नमेंट के, 31 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के। यूनियन टेरिटरीज कौन सी वाली? यूनियन टेरिटरीज विद लेजिस्लेचर वाली। अब
पावर और वोटिंग, वोटिंग और डिसीजन की पावर किसके पास है, किसका कितना बड़ा, किसके वोट का कितना रोल होता है, ये देख लेते हैं। सेंटर के वोट का वेट होता है 1/3 ऑफ द टोटल वोट कास्टेड। ठीक है, सेंटर के वोट का वेट कितना होता है 1/3 ऑफ द टोटल वोट्स कास्ट। ठीक है, स्टेट का कितना होता है, स्टेट का होता है 2/3 ऑफ द टोटल वोट्स कास्ट। ठीक, 1/3 होता है सेंट्रल के पास, 2/3 होता है स्टेट के पास। और डिसीजन के लिए थ्रेशोल्ड कितना चाहिए होता है, डिसीजन के लिए 75% जरूरत होती है वोट्स की, 75% वोट्स की नीड होती है एक पर्टिकुलर डिसीजन लेने के लिए। ठीक है, तो 3/4 ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द वोट्स कास्ट इज नीडेड फॉर द रिकमेंडेशन। ओके, डिसीजन के लिए थ्रेशोल्ड इज 3/4 मेजोरिटी, 75%, राइट। कोरम होना चाहिए, एटलीस्ट 50% ऑफ द मेंबर्स मस्ट बी प्रेजेंटेड। कितने मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए, एटलीस्ट 50%, लाइक 33 के एटलीस्ट हाफ मेंबर्स मस्ट बी प्रेजेंट इन द एट द टाइम ऑफ वोटिंग, राइट। तो सेंटर के वोट का वेट 1/3 होता है, स्टेट के वोट का वेट 2/3 होता है। डिसीजन लेने के लिए 75% मेजोरिटी चाहिए होती है और वोटिंग के टाइम पे 50% ऑफ द मेंबर्स मस्ट बी प्रेजेंट। ये कुछ वोटिंग से रिलेटेड नंबर्स हैं जो आपको याद रखने हैं। अब देख लो कि जीएसटी काउंसिल रेकमेंड क्या क्या करती है। जीएसटी काउंसिल ये रेकमेंड करती है कि कौन से टैक्सेस को सब्ज्यूम करना है, कौन से एग्जिस्टिंग टैक्स को जीएसटी में मर्ज किया जा सकता है। जीएसटी काउंसिल रेकमेंड करती है थ्रेशहोल्ड लिमिट्स के बारे में, और जीएसटी के रेट्स क्या रहेंगे इसके बारे में रेकमेंड करती है आपकी जीएसटी की काउंसिल, और क्या स्पेशल प्रोविजंस होने चाहिए एनई स्टेट्स के लिए, ये सब आपका रेकमेंड करती है जीएसटी की काउंसिल। एंड अनदर थिंग यू हैव टू रिमेंबर इज कि जीएसटी काउंसिल के जो रिकमेंडेशंस होते हैं वो आपके बाइंडिंग नहीं होते हैं, दे आर जस्ट रिकमेंडेशंस, दे आर नॉट सपोज टू बी बाइंडिंग, राइट। उनका नेचर एडवाइजरी होता है, बाइंडिंग नेचर नहीं होता है जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशंस का। रिमेंबर दिस थिंग, ओके। ये कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के फेवरेट टॉपिक्स थे, तो आई थिंक अब आपके जीएसटी काउंसिल से रिलेटेड क्वेश्चंस तो सारे कवर हो गए हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब आते हैं एक ऐसे टॉपिक पर जिसको जीएसटी के कंटेक्स्ट में समझना बहुत जरूरी है, सप्लाई। जीएसटी में टैक्सेबल इवेंट क्या है? पुराने जमाने में एक्साइज में टैक्सेबल इवेंट था मैन्युफैक्चर, सेल्स टैक्स में था आपका सेल्स, सर्विस टैक्स में था आपका प्रोविजन ऑफ सर्विस। जीएसटी ने इन सबको एक सिंगल कंसेप्ट से रिप्लेस कर दिया। एंड व्हाट इज दैट सिंगल कंसेप्ट? दैट सिंगल कंसेप्ट इज सप्लाई। सप्लाई के अंदर क्या क्या आता है? सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल, मेड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो आपका सप्लाई में क्या क्या आता है? सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज एंड डिस्पोजल, ये सब आपका सप्लाई में आता है। कंडीशन ये है कि उस सप्लाई के बदले आपका एक कंसिडरेशन मिलना चाहिए, मतलब एक अमाउंट ऑफ मनी मिलना चाहिए, एंड इट मस्ट बी इन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, इट मस्ट बी इन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो ये सब आपका सप्लाई में कंसिडर होता है, राइट। तो ये होता है आपका सप्लाई का कंसेप्ट। कंडीशंस क्या होती हैं आपकी सप्लाई के लिए? जो सप्लाई है आपका वो गुड्स या सर्विसेज या दोनों का होना चाहिए, मतलब इट मस्ट बी ऑफ गुड्स, either goods or services or both. Second is it must be in against of some consideration, कुछ पेमेंट या वैल्यू मिलना चाहिए उस पर्टिकुलर सप्लाई के अगेंस्ट। थर्ड इज इट मस्ट बी मेड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो ये तीन कंडीशंस हैं आपकी सप्लाई कंसिडर होने के लिए। गुड्स और सर्विसेज का होना चाहिए, गुड्स या सर्विसेज या दोनों का होना चाहिए, कंसिडरेशन के अगेंस्ट होना चाहिए, कुछ पैसा या कुछ अमाउंट मिलना चाहिए उस पर्टिकुलर सप्लाई के बदले, एंड थर्ड इज इट मस्ट बी मेड इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। दो इसमें एक्सेप्शंस भी हैं। एक है कि इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज को हम सप्लाई ही मानते हैं, इवन दो अगर वो बिना कंसिडरेशन के भी हो रहा है तो इंपोर्ट आपका सप्लाई ही माना जाएगा। अगर वो बिना कंसिडरेशन के भी हो रहा है तो भी वो सप्लाई ही कंसिडर किया जाएगा, even if it is without consideration. Okay, certain activities without consideration also taxable. Schedule 1 की कुछ एक्टिविटीज को भी हम बिना कंसिडरेशन के सप्लाई कंसिडर करते हैं, जैसे कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स। तो दो एक्सेप्शंस हैं, एक तो इंपोर्ट और दूसरा है शेड्यूल 1 के कुछ एक्टिविटीज को हम बिना कंसिडरेशन के भी सप्लाई कंसिडर करते हैं, राइट। ये होता है सप्लाई की कंडीशंस और कुछ एक्सेप्शंस। अब यहाँ पर दो तरह की सप्लाईज होती हैं, एक होती है कंपोजिट सप्लाई, दूसरी होती है मिक्स सप्लाई। तो दोनों का मतलब और डिफरेंस समझ लेते हैं कि क्या कंपोजिट होती है और कैसे वो मिक्स सप्लाई से अलग होती है।
कंपोजिट होती है आपकी जब दो या दो से ज्यादा सप्लाईज नेचुरली बाइंडेड होती हैं, मतलब कि जब उन्हें नेचुरली ही साथ में सप्लाई किया जाता है, एक दूसरे के बिना सप्लाई करी ही नहीं जा सकती है, तो उसको हम कंपोजिट सप्लाई कहते हैं। तो जब एक दूसरे के बिना सप्लाई नहीं हो सकती है तो उसमें से एक प्रिंसिपल सप्लाई होती है, जिसके बिना प्रिंसिपल सप्लाई के बिना दूसरे वाले का कोई रोल ही नहीं है, ठीक है। तो प्रिंसिपल सप्लाई इज वेरी मच नेसेसरी इन केस ऑफ कंपोजिट सप्लाई। एक एग्जांपल से समझते हैं, तुमने एसी खरीदा और एसी खरीदा तो उसके साथ तुमको इंस्टॉलेशन सर्विस भी साथ में मिली, ठीक है। एसी खरीदा और उसके साथ तुम्हें इंस्टॉलेशन सर्विस भी साथ में मिली, तो ये दोनों साथ में नेचुरली बंडल्ड है। एसी खरीदना तुम्हारा इसमें, एसी तुम्हारा इसमें प्रिंसिपल सप्लाई है। तो जो तुम्हारा टैक्स रेट लगता है कंपोजिट सप्लाई के केस में, वो तुम्हारा प्रिंसिपल सप्लाई के अमाउंट पे जो टैक्स लग रहा होता है वो सेम तुम्हारा इंस्टॉलेशन पे लग जाता है, ठीक है। तो कंपोजिट सप्लाई के केस में टैक्स रेट जो लगता है वो प्रिंसिपल सप्लाई वाला टैक्स रेट लगता है। कौन सा लगता है? प्रिंसिपल सप्लाई वाला। हमारे एग्जांपल में प्रिंसिपल सप्लाई क्या है? एसी खरीदना। बाइंग द एसी इज योर प्रिंसिपल सप्लाई। ओके, तो इंस्टॉलेशन की सर्विस पर किसका टैक्स रेट लगेगा? आपका एसी खरीदने वाले ही एसी का ही टैक्स रेट आपका सर्विस पे भी लगेगा, ठीक। अब अगर मैं बात करूं मिक्स सप्लाई की, तो मिक्स सप्लाई में आप दो या दो से ज्यादा सप्लाईज को आर्टिफिशियली बंडल किया जाता है। इसमें तो ये नेचुरली बंडल्ड थे, एक के बिना दूसरे का कोई काम नहीं था, बट मिक्स सप्लाई के केस में उनको आर्टिफिशियली बनाया जाता है। जैसे कि आपका हो गया दिवाली के हैम्पर्स, उसमें आपका मिठाई, डेकोरेशन का सामान, ड्राई फ्रूट्स, चॉकलेट्स, इन सब का एक हैम्पर बनाया जाता है। तो इसमें टैक्स कैसे लगता है? जो हाईएस्ट टैक्स रेट होता है आपका मिक्स सप्लाई के केस में, वही वाला टैक्स रेट सारे आइटम्स पर लगता है। तो जैसे दिवाली हैम्पर जो बना, उसमें जो हाईएस्ट टैक्स रेट, तो जो उसमें हाईएस्ट टैक्स रेट वाला सप्लाई होता है, वही वाला टैक्स रेट सारे आइटम्स पर लग जाता है, ठीक है। ये होता है आपका मिक्स सप्लाई। तो ये है आपकी कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई। तो की रूल्स क्या याद रखने हैं? कंपोजिट में लगता है प्रिंसिपल सप्लाई वाला टैक्स रेट और मिक्स सप्लाई में लगता है आपका हाईएस्ट रेट। ओके, क्लियर? ये मैंने आपको पिछले वाले स्लाइड में भी बता दिया था, फिर से सुन लो। अगर सप्लायर और रेसिपिएंट आपका सेम स्टेट में है तो इंट्रा स्टेट लगता है सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। अगर आपका सप्लायर और रेसिपिएंट डिफरेंट स्टेट में है तो आपका आईजीएसटी लगता है, ठीक है। अब समझते हैं येट अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक which is input tax credit, the heart of GST। मैंने जैसा कि अभी आपको स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो ही बता दिया था कि ITC is the reason जिसके वजह से GST में कैस्केडिंग इफेक्ट एग्जिस्ट नहीं करता है। यही वो प्यारा सा रीजन है जिसके कारण GST में कैस्केडिंग इफेक्ट नहीं होता है। टैक्स ऑन टैक्स जो लग जाता है वो चीज नहीं होती है GST में बिकॉज ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। समझते हैं क्या है ये और क्या रोल होता है इसका। सिंपल सी लाइन पढ़ लेते हैं जो तुमको पढ़ के अभी समझ तो नहीं आएगी, बट आईसीटी की हेल्प से जीएसटी पेड ऑन परचेजेस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट जीएसटी पेएबल ऑन सेल्स। जो आपने जीएसटी परचेजेस पर दी है वो आपकी सेल्स की जीएसटी के अगेंस्ट सेट ऑफ करी जा सकती है व्हेन यू हैव आईटीसी विद यू। ओके, सिंपल लैंग्वेज में आपने परचेजेस पर जो जीएसटी पे करी वो क्रेडिट आपको मिलता है। ये क्रेडिट आप अपनी सेल्स वाली जीएसटी पर से माइनस कर सकते हैं और बचा हुआ नेट डिफरेंस होता है वो आप गवर्नमेंट को देते हैं, ठीक है। एग्जांपल से समझते हैं। मान लो मैन्युफैक्चरर ने 10,000 का रॉ मटेरियल खरीदा, 1800 की उसने जीएसटी पे करी 18% रेट के हिसाब से, उसने 15,000 का प्रोडक्ट बेचा और 2700 की जीएसटी कलेक्ट करी। तो नेट जीएसटी पेएबल हो जाएगी उसकी 2700 में से 1800 माइनस करके सिर्फ 900 रुपए, क्योंकि बाकी 1800 तो वो ऑलरेडी पे कर चुका है, ठीक है। अब जो उसको 2700 मिले हैं जीएसटी के, उसमें से वो 1800 वो ऑलरेडी पे कर चुका था जब उसने रॉ मटेरियल खरीदा था। तो अब जो उसको गवर्नमेंट को देना है दैट विल बी द नेट डिफरेंस। 2700 में से 1800 माइनस करके जो 900 आ रहा है वो उसको गवर्नमेंट को देना है, राइट। ये जो सेटलमेंट हुआ है ये आपका आईटीसी के कारण हुआ है। आईटीसी क्लेम करने के लिए आपको 6 कंडीशंस फुलफिल करनी होती है। जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए, ठीक है। बिजनेस पर्पसेस के लिए ही गुड्स और सर्विसेज का यूज होना चाहिए। टैक्स इनवॉइस या डेबिट नोट मस्ट बी इन पोजीशन, उसके पास उस मूवमेंट पर उसके पास टैक्स इनवॉइस या डेबिट नोट होना चाहिए। सप्लायर ने एक्चुअली गवर्नमेंट को टैक्स पे किया होना चाहिए। जीएसटी R3B मस्ट बी फाइल्ड, जीएसटी रिटर्न मस्ट बी फाइल्ड एंड जो गुड्स और सर्विसेज हैं वो एक्चुअली रिसीव हुए होने चाहिए।
तो ये सारी कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए इन ऑर्डर टू क्लेम फॉर आईटीसी। ये सारी की सारी कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए जो अभी मैंने बताई। अगर इनमें से कोई एक भी फुलफिल नहीं हो रही है तो आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते हैं। इन पर्टिकुलर क्रेडिट्स में आपको आईटीसी नहीं मिलता है। कौन कौन से हैं वो पढ़ लेते हैं, एक बार नोट कर लो तुम साथ के साथ। मोटर व्हीकल्स जिनकी पैसेंजर कैपेसिटी 13 या 13 से कम लोगों की है। फूड बेवरेजेस आउटडोर केटरिंग के केस में आपको आईटीसी नहीं मिलता है। ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विसेज, कॉस्मेटिक सर्जरी में आपका अलाउड नहीं होता है आईटीसी क्लेम करना। मेंबरशिप ऑफ अ क्लब, हेल्थ फिटनेस सेंटर, इन सब में भी आपका अलाउड नहीं होता है आईटीसी क्लेम करना। रेंट अ कैब, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस जनरली आपकी नहीं अलाउड होती है आईटीसी के अंदर। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन के कॉन्ट्रैक्ट का जो काम होता है उसमें भी आपका अलाउड नहीं होता है आईटीसी। गुड्स एंड सर्विसेज फॉर पर्सनल कंजम्पशन में भी आपका आईटीसी नहीं अलाउड होता है। ठीक है, ये सारे आपके क्रेडिट्स हैं जिनमें आपका आईटीसी नहीं मिलता है आपको। अब आईटीसी का यूटिलाइजेशन ऑर्डर सुन लो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लिसन। ठीक, आईजीएसटी का जो क्रेडिट होता है वो पहले आईजीएसटी से सेट ऑफ होता है, फिर सीजीएसटी से होता है और फिर लास्ट में एसजीएसटी से सेट ऑफ होता है। तो आईजीएसटी का क्रेडिट पहले आईजीएसटी, फिर सीजीएसटी एंड देन एसजीएसटी, याद रहेगा। सीजीएसटी का जो क्रेडिट होता है वो आपका पहले सीजीएसटी से सेट ऑफ होता है और उसके बाद आईजीएसटी से होता है। ठीक है, और जो एसजीएसटी का क्रेडिट होता है वो पहले एसजीएसटी से सेट ऑफ होता है, उसके बाद आईजीएसटी से होता है। इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर इज सीजीएसटी का क्रेडिट एसजीएसटी से सेट ऑफ नहीं होता है और जो एसजीएसटी का क्रेडिट है वो सीजीएसटी से सेट ऑफ नहीं होता है। यू हैव टू रिमेंबर दिस थॉरली, दिल से याद रखना है इसको कि सीजीएसटी और एसजीएसटी का क्रेडिट आपस में सेट ऑफ नहीं किया जा सकता है, याद रहेगा। तो आईजीएसटी का पहले किसके अगेंस्ट सेट ऑफ होता है? आईजीएसटी पहले आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी। ऑर्डर याद रखना है, आईजीएसटी की केस में फर्स्ट आईजीएसटी, सीजीएसटी एंड देन एसजीएसटी। ठीक है, सीजीएसटी में पहले सीजीएसटी और फिर आईजीएसटी, ऐसे ही एसजीएसटी में पहले एसजीएसटी और फिर आईजीएसटी। ऐसे होता है आपका क्रेडिट का यूटिलाइजेशन आईटीसी के केस में। अब समझते हैं जीएसटी का रजिस्ट्रेशन। जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कब करना होता है? थ्रेशहोल्ड के लिमिट्स क्या होते हैं? तो थ्रेशहोल्ड्स के लिमिट ध्यान से नोट कर लो। अगर तुम नॉर्मल स्टेट्स में गुड्स अप्लाई करते हो तो तुम्हारा थ्रेशहोल्ड का लिमिट है 40 लाख। अगर टर्नओवर इससे ऊपर है तो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। अगर 40 लाख से ऊपर का टर्नओवर है तुम्हारा तो तुम्हें जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है। किस केस में? अगर नॉर्मल स्टेट्स में गुड्स का सप्लाई करते हो। अगर तुम नॉर्मल स्टेट्स में सर्विसेज का सप्लाई करते हो तो थ्रेशहोल्ड का लिमिट है 20 लाख रुपए। अगर तुम्हारा सर्विस का जो थ्रेशहोल्ड है वो 20 लाख से ऊपर है तो उस केस में तुम्हें रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है जीएसटी में। स्पेशल कैटेगरी के स्टेट्स में, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स कौन से होते हैं? तुम्हारे स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स होते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, ये सब तुम्हारे स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स होते हैं। तो अगर तुम इनमें सर्विसेज दे रहे हो और सर्विसेज देने पर तुम्हारा 10 लाख से ज्यादा का टर्नओवर आ रहा है, तुम्हें जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है। और अगर तुम इन्हीं स्पेशल स्टेट्स में गुड्स सप्लाई करते हो और तुम्हारा टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा है तो तुम्हें रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है जीएसटी में। तो नॉर्मल स्टेट्स में गुड्स का 40 लाख, सर्विसेज का 20 लाख, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में सर्विसेज का 10 लाख और गुड्स का 20 लाख, राइट? याद हो गया। कुछ केसेस में टर्नओवर चाहे कितना भी हो पर रजिस्ट्रेशन आपका कंपलसरी होता है। कौन से हैं वो केसेस देख लेते हैं। इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर आप इंटरस्टेट सप्लाई करते हो गुड्स या सर्विसेज का तो नो मैटर आपका टर्नओवर कितना भी हो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा जीएसटी के लिए। अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बेच रहे हो अपना सामान तो आपको करना पड़ेगा जीएसटी का कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। ई कॉमर्स ऑपरेटर्स जैसे कि स्विगी, अमेज़न, ये जितने भी ऑनलाइन ई कॉमर्स ऑपरेटर्स हैं इनके लिए कंपलसरी है जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करना। ठीक है, पर्सन्स रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज के अंदर जो टैक्स पे करते हैं उनके लिए भी कंपलसरी है जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करना। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन्स, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन्स, टीडीएस डिडक्शंस अंडर जीएसटी, इन सब के लिए कंपलसरी है जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करना। चाहे इन लोगों का टर्नओवर अभी जो हमने डिस्कस किया उससे कितना भी कम हो, इन लोगों के लिए कंपलसरी है irrespective of the threshold limits to register to compulsorily register for GST। ठीक, ई कॉमर्स के केस में अगर 1% भी तुम्हारा 1 रुपए का भी टर्नओवर ना होना तब भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन होना बहुत जरूरी है ई कॉमर्स के केस में, याद रखना।
इवन दो तुम्हारा 1 रुपए का भी टर्नओवर नहीं है, बट जीएसटी का रजिस्ट्रेशन इज वेरी मच कंपल्सरी इन केस ऑफ ई कॉमर्स। अब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के आइडेंटिफिकेशन नंबर का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। 15 डिजिट का ये जो नंबर होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का आइडेंटिफिकेशन नंबर जो होता है 15 डिजिट का, इसको तोड़कर समझते हैं कौन सी डिजिट क्या होती है। तो जो सबसे पहले 2 नंबर होते हैं आपके, वो होते हैं आपके स्टेट का कोड। जो फर्स्ट 2 डिजिट्स होती हैं वो आपकी स्टेट की कोड होती हैं। लाइक 27 इज महाराष्ट्र का कोड, दिल्ली का कोड इज 07, यूपी का कोड इज 09, कर्नाटका का कोड इज 29। तो ऐसे आपका जो फर्स्ट 2 डिजिट्स होती हैं वो आपका स्टेट का कोड होती हैं। फिर जो आपकी अगली 10 डिजिट होती हैं, नंबर 3 to 12 जो आपकी डिजिट्स होती हैं अगली 10, वो आपका टैक्स पेयर का पैन नंबर होता है। टैक्स पेयर का पैन नंबर, किसका पैन नंबर? टैक्स पेयर का पैन नंबर। फर्स्ट 2 है स्टेट का कोड्स, उसके अगले 10 है आपके टैक्स पेयर का पैन नंबर। फिर 13th डिजिट आपका एंटिटी नंबर होता है। एक ही स्टेट में 2 रजिस्ट्रेशंस है तो फिर ये नंबर 2 हो जाता है, ठीक है। ये होता है आपका एंटिटी का नंबर। 14th लेटर आपका बाय डिफॉल्ट Z होता है। इन द जनरेशन ऑफ जेन जी, उनको कहीं स्पेशल मेंशन दिए बिना काम थोड़ी चलता है, सिंस जीएसटी भी आपका जेन जी के एरा में ही आया है। तो जोक्स असाइड 14th लेटर आपका Z लेटर होता है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। कोई लिंक नहीं है इसका जेन्युइनली जेन जी से, आई वाज जस्ट किडिंग, राइट। और जो आपका लास्ट डिजिट होता है, मतलब कि आपका जो 15th डिजिट होता है, ये आपका ऑटो जनरेटेड डिजिट होता है, ठीक है। 14th बाय डिफॉल्ट Z होता है, 15th आपका ऑटो जनरेटेड होता है और 13th डिजिट आपका एंटिटी नंबर होता है, ठीक है। तो ये याद रखोगे। फर्स्ट 2 डिजिट्स स्टेट कोड, उसके बाद के 10 नंबर आपका टैक्स पेयर का पैन नंबर, उसके बाद 13th डिजिट आपकी एंटिटी नंबर होती है, 14th लेटर बाय डिफॉल्ट Z होता है और लास्ट डिजिट आपका ऑटो जनरेटेड होता है। ये होता है आपका गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के आइडेंटिफिकेशन नंबर का स्ट्रक्चर। अब समझ लेते हैं कॉम्पोजिशन स्कीम, सेक्शन 10 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। तो ये जो स्कीम है ये आपके छोटे टैक्स पेयर्स के लिए है। छोटे टैक्स पेयर्स जो रेगुलर जीएसटी कंप्लायंस की आफत अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनके लिए है आपका कॉम्पोजिशन स्कीम। आइडिया इसका सिंपल ही है, कॉम्प्लेक्स इनवॉइस लेवल अकाउंटिंग मत करो, सिर्फ एक फ्लैट % ऑफ टर्नओवर देना होता है इसके केस में। सिंपल, फास्ट और लो कंप्लायंस क्या देना होता है? एक फ्लैट % ऑफ टर्नओवर, ठीक है। समझते हैं इसको, एलिजिबिलिटी देखते हैं इसकी। गुड सप्लायर्स और रेस्टोरेंट्स के लिए एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ या उससे कम होना चाहिए। किसके लिए? गुड सप्लायर्स या रेस्टोरेंट ओनर्स के लिए 1.5 करोड़ या उससे कम होना चाहिए उनका एग्रीगेट टर्नओवर। स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए ये लिमिट 75 लाख रुपए है, ठीक है। सर्विस प्रोवाइडर्स अदर देन रेस्टोरेंट के लिए आपका 50 लाख या उससे कम होना चाहिए। कॉम्पोजिशन टैक्स रेट्स देख लो, मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर्स के लिए है 1% ऑफ द टर्नओवर, मतलब 0.5% सीजीएसटी और 0.5% एसजीएसटी। रेस्टोरेंट्स जो अल्कोहल सर्व नहीं करते हैं उनके लिए 5% ऑफ द टर्नओवर, 2.5% सीजीएसटी और 2.5% एसजीएसटी। सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए 6% ऑफ द टर्नओवर, मतलब 3% सीजीएसटी और 3% एसजीएसटी। तो ये इनके कॉम्पोजिशन टैक्स रेट्स हैं, ठीक है। एग्रीगेट थ्रेशोल्ड लिमिट्स हमने देख ली। गुड्स और रेस्टोरेंट ओनर्स के केसेस में 1.5 करोड़ फॉर नॉर्मल स्टेट्स and 75 lakhs for special category states, and services के केस में it is less than or equal to 50 lakh rupees। इसके लिए कौन कौन ऑप्ट नहीं कर सकता है? इंटरस्टेट सप्लायर्स, ई कॉमर्स ऑपरेटर्स, मैन्युफैक्चरर ऑफ नोटिफाइड गुड्स, नॉन रेजिडेंट और आईएसडी। ये सारे लोग आपके कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए ऑप्ट नहीं कर सकते हैं। रिमेंबर दीज: interstate supplier, e-commerce operators, manufacturer of notified goods and non-residents and ISDs, ये सब आपके ऑप्ट नहीं कर सकते हैं फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। रिस्ट्रिक्शंस क्या क्या होते हैं कॉम्पोजिशन के अंदर? आप इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकते हैं, इंटरस्टेट सप्लाईज नहीं कर सकते हैं, हर बिल पर लिखना होता है कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन, ठीक है। क्या करना होता है? हर बिल पर लिखना है कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन। अपनी खुद की पॉकेट से आपको टैक्स देना पड़ेगा, कस्टमर से आप टैक्स नहीं ले सकते हैं, ठीक है। कस्टमर से यू कांट टेक टैक्स, नो टैक्स ऑन इनवॉइस, ठीक। खुद की जेब से, ओन पॉकेट से आपको ये टैक्स देना पड़ता है। हर बिल पर लिखना पड़ेगा अंडर कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन। इंटरस्टेट सप्लायर्स नहीं कर सकते हैं और इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। ये सब रिस्ट्रिक्शंस हैं आपके कॉम्पोजिशन स्कीम के। बेनिफिट्स क्या क्या हैं आपके कॉम्पोजिशन स्कीम के? आपको मंथली फाइलिंग नहीं करनी पड़ती है, आपको क्वार्टरली फाइलिंग करनी होती है जीएसटी की। कोई इनवॉइस लेवल रिकॉर्डिंग नहीं करनी पड़ती है, कॉम्प्लेक्स फाइलिंग नहीं होती है, सिंपल फाइलिंग होती है, सिंपल रिकॉर्ड कीपिंग होती है। कंप्लायंस का बर्डन बढ़ जाता है स्मॉल बिजनेसेस के लिए, डिटेल्ड अकाउंट्स मेंटेन करने की कोई जरूरत नहीं है और टैक्स रेट भी आपका कम हो जाता है क्योंकि टर्नओवर का एक फ्लैट % हो गया है वो,
ठीक, तो ये हैं आपके कुछ बेनिफिट्स कॉम्पोजिशन के, और अभी हमने कुछ रिस्ट्रिक्शंस देखे थे कॉम्पोजिशन स्कीम के। सो दिस इज कॉम्पोजिशन स्कीम जो छोटे बिजनेसेस के लिए होता है। जीएसटी का टैक्स स्ट्रक्चर देख लीजिए, ये एक मल्टी रेट स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें 5 मेन स्लैब्स हैं, ध्यान से सुन लीजिए, याद रखिएगा। सबसे पहले 0% वाली कैटेगरी देख लीजिए। बेसिकली ये कैटेगरी आपकी एग्जम्प्ट है, इस पे आपका जीएसटी नहीं लगता है। क्या क्या आता है इसमें? फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क्स, एग्स, राइस एंड व्हीट, बुक्स एंड न्यूज़पेपर, सर्विसेज लाइक हेल्थ केयर, एजुकेशन, इन सब पर कोई जीएसटी नहीं है, कोई आईटीसी नहीं है, कोई रिवर्सल की जरूरत नहीं है। फिर आती है 5% की बेसिक जीएसटी स्लैब रेट। पैक्ड फूड आइटम्स, शुगर, टी एंड कॉफी, इकोनॉमी क्लास एयर ट्रेवल, लाइफ सेविंग मेडिसिन, हाउस होल्ड गुड्स, इन सब पर आपका 5% टैक्स रेट लगता है। ये जीएसटी का सबसे लोएस्ट टैक्स रेट है, ठीक है। फिर आता है 12% स्टैंडर्ड। बटर एंड घी, कंप्यूटर्स, प्रोसेस फूड, बिजनेस क्लास एयर ट्रैवल, मोबाइल फोन्स, होटल्स, ठीक है, ये आपके स्टैंडर्ड रेट है जनरल गुड्स के लिए। फिर आता है आपकी 18% की कैटेगरी, ये भी आपका स्टैंडर्ड होता है। इसमें आते हैं आपके हेयर ऑयल, टूथपेस्ट, सोप, एसी रेस्टोरेंट्स, टेलीकॉम सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज, मोस्ट कैपिटल गुड्स एंड इंडस्ट्रियल आइटम्स, ठीक है। ऑलमोस्ट सारी सर्विसेज ज्यादातर इधर आती हैं, और ज्यादातर सारे जो स्टैंडर्ड गुड्स होते हैं वो आपके इधर आते हैं। 12% वाली कैटेगरी में आपके ज्यादा स्टैंडर्ड गुड्स आते हैं, और जो आपकी स्टैंडर्ड सर्विसेज होती है वो आपके 18% वाली कैटेगरी में आती है, ठीक है। अब अगर हम बात करें 28% की, जो कि है लग्जरी गुड्स, इसमें आता है आपका लग्जरी कार्स, टोबैको, एरेटेड ड्रिंक्स, बेटिंग एंड गैम्बलिंग, 5 स्टार होटल्स, व्हाइट गुड्स में आता है आपका एसी, वॉशिंग मशीन, ये सब। ये 28% आपका हाईएस्ट स्लैब है, और इन पर आपका एडिशनल सेस भी लगता है। इसमें से कुछ गुड्स हैं जिनके ऊपर एडिशनल सेस भी लगता है, ठीक है। 28% के ऊपर एक अलग से सेस लगता है इन सारे लग्जरी गुड्स के ऊपर, राइट। कुछ स्पेशल रेट्स भी हैं, 0.25% रफ डायमंड्स पर, 3% गोल्ड, सिल्वर, प्रीशियस मेटल्स पर, और आपका जो पेट्रोल, डीजल और अल्कोहल होता है ये जीएसटी से एग्जम्प्ट होता है। पेट्रोल, डीजल और अल्कोहल पर आपका जीएसटी नहीं लगता है। तो ये आपके जीएसटी का टैक्स रेट होता है, ठीक है। आई होप याद हो गया होगा। तो याद रखने हैं, स्लैब से 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। 28% पर एक्स्ट्रा सेस भी लगता है, राइट। अब बारी है रिटर्न्स की। जीएसटी में कंप्लायंस मतलब रेगुलर रिटर्न्स फाइल करना। डिफरेंट रिटर्न्स अलग अलग पर्पसेस के लिए हैं, तो ये टेबल को थोड़ा केयरफुली नोट कर लेना। सबसे पहले आता है आपका जीएसटी R1, ये आउटवर्ड सप्लाईज के लिए होता है। सिर्फ आउटवर्ड सप्लाईज मानी सेल्स के लिए होता है आपका। इसको सिर्फ नॉर्मल रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स फाइल करते हैं। ये आपका मंथली या क्वार्टरली फाइल किया जाता है। कब किया जाता है? मंथली या क्वार्टरली। अगर मंथली होता है तो 11th ऑफ एवरी नेक्स्ट मंथ होता है, और अगर क्वार्टरली हो रहा है तो 13th ऑफ मंथ होगा। आफ्टर द क्वार्टर जो 13th तारीख होगी मंथ की उसमें होगा। मंथली हो रहा है तो 11th ऑफ नेक्स्ट मंथ होता है। कौन सा? जीएसटी R1। जीएसटी R3 भी आपका समरी रिटर्न होता है। इसमें आपकी आउटवर्ड सप्लाईज, इनवर्ड सप्लाईज, आईटीसी क्लेम, टैक्स पेबल सब कुछ आ जाता है। तो ये आपकी ओवरऑल समरी है, उसकी रिटर्न होती है। कौन सी? जीएसटी R3B। ये आपका मंथली फाइल किया जाता है। कब, कैसे फाइल किया जाता है? मंथली। कब किया जाता है? 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ, ठीक है। 20th ऑफ एवरी नेक्स्ट मंथ आपका ये फाइल किया जाता है। नेक्स्ट इज जीएसटी R4। ये आपकी एनुअल रिटर्न है। किसकी? कंपोजिशन डीलर्स की एनुअल रिटर्न है। अब तक ऊपर की दो थी आपकी नॉर्मल टैक्स पेयर्स की। जीएसटी R4 आपकी एनुअल रिटर्न होती है। किसकी? कंपोजिशन लीडर्स की। तो ये एनुअली करी जाती है। ऑब्वियसली कंपोजिशन स्कीम टैक्स पेयर्स की होती है। ये जो अभी हमने डिस्कस करी थी कंपोजिशन स्कीम, उनके लिए होती है, और ये एनुअली फाइल करी जाती है ऑन 30th अप्रैल ऑफ फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर। कब? 30th अप्रैल ऑफ फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर। फिर आती है बारी जीएसटी R9 की। ये आपका एनुअल रिटर्न होता है, बट ये नॉर्मल रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स के लिए होता है। जीएसटी R4 आपका कॉम्पोजिशन स्कीम टैक्स पेयर्स का था। जीएसटी R9 आपका नॉर्मल रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स का है। ये आपका पूरे इंटायर ईयर के डेटा का रिकंसाइलेशन होता है। ये भी एनुअल फाइल होती है, सिंस इसका नाम ही एनुअल रिटर्न है। ये फाइल होती है 31st दिसंबर ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर। कॉम्पोजिशन स्कीम वाली होती है आपकी फाइल 30th अप्रैल ऑफ फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर, पर आपकी जो नॉर्मल टैक्स पेयर की होती है वो 31st दिसंबर होती है, ठीक है। फिर आती है जीएसटी R9C। ये आपकी रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट होती है। ये उन टैक्स पेयर्स की होती है जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा होता है, और ये आपको सीए सीएम में से ऑडिट करानी पड़ती है, ठीक है। ये ऑडिट कराई जाती है सीए या सीएम में से। उन टैक्स पेयर्स की होती है जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा का होता है। रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट होती है ये। कौन सी? जीएसटी R9C।
ये भी एनुअली फाइल होती है। एनुअली फाइल होती है ऑन द 31 दिसंबर। GSTR 9 के साथ करी जाती है ये, अलॉन्ग विद GSTR 9। एंड योर लास्ट इज रिटर्न फॉर TDS डिडक्टेड अंडर GST। अगर GST में TDS डिडक्ट हो रहा है तो उसके लिए जो रिटर्न फाइल की जाती है वो होती है आपकी GSTR 7। ये भी आपकी मंथली फाइल करी जाती है, which is filed on 10th of next month. Okay, so these are your GST के returns। कब फाइल करी जाती है, कौन सी क्यों फाइल करी जाती है और कब फाइल करी जाती है, सब हमने देख लिया। तो GSTR 1, GSTR 3B, GSTR 4, GSTR 9, GSTR 9C और GSTR 7 याद रखना, नोट कर लो ध्यान से, कौन सी मंथली है, किसके लिए है, कौन सी एनुअली है और मंथ की या ईयर की कौन सी डेट पर करी जाती है। रिमेंबर दिस अच्छे से। नाउ लेट्स डू सम क्वेश्चंस ताकि तुम लोगों की प्रैक्टिस हो जाए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इन द GST काउंसिल व्हाट इज द वोटिंग वेट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड व्हाट मेजॉरिटी इज रिक्वायर्ड फॉर अ वैलिड डिसीजन। GST काउंसिल में वोटिंग वेट क्या होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का और कितनी मेजॉरिटी चाहिए होती है एक डिसीजन लेने के लिए। जल्दी से बताओ क्या होता है वोटिंग वेट सेंट्रल गवर्नमेंट का और कितना मेजॉरिटी चाहिए होती है एक डिसीजन लेने के लिए। तो सेंटर का वोटिंग वेट था 1/3, स्टेट का वोटिंग वेट था 2/3 और हमको मेजॉरिटी चाहिए होती थी 75%। ठीक है, तो यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्संस इज नॉट एलिजिबल फॉर द कंपोजिशन स्कीम अंडर GST। GST में से इनमें से कौन से पर्सन आपके एलिजिबल नहीं है कंपोजिशन स्कीम के लिए। GST के अंदर जो कंपोजिशन स्कीम होती है छोटे टैक्स पेयर्स के लिए, इसमें से कौन सा एप्लीकेबल नहीं है, एलिजिबल नहीं है वो लेने के लिए। बताओ। एक मैन्युफैक्चरर जिसका एनुअल टर्नओवर 80 लाख है, एक सर्विस प्रोवाइडर जिसका एनुअल टर्नओवर 60 लाख है और एक रेस्टोरेंट ओनर जिसका 1.2 करोड़ का टर्नओवर है, या फिर एक ई-कॉमर्स ऑपरेटर सेलिंग गुड्स ऑनलाइन। कौन नहीं ले सकता कॉम्पोजिशन स्कीम? बिल्कुल आपका ई-कॉमर्स ऑपरेटर नहीं ले सकता है, ये ब्लॉक्ड है, याद होगा। बिल्कुल हमने हु कैन नॉट ऑप्ट में पढ़ा था, सबसे ऊपर इन्हीं का नाम था। ई-कॉमर्स ऑपरेटर कैन नेवर ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ सेलर इन तमिलनाडु सप्लाइज गुड्स टू अ बायर इन कर्नाटका। तमिलनाडु का सप्लायर सेलर गुड्स प्रोवाइड कर रहा है कर्नाटका में, इनमें से कौन से टैक्स विल बी एप्लीकेबल ऑन दिस ट्रांजेक्शन। तमिलनाडु से कर्नाटका में सेल करी जा रही है तो कौन से टैक्स एप्लीकेबल होंगे बताओ। CGST SGST तमिलनाडु, CGST SGST कर्नाटका, IGST या फिर CGST प्लस UTGST। यस, द करेक्ट आंसर इज IGST। ठीक है, फिर ये बटेगा कैसे? IGST बटेगा सेंट्रल गवर्नमेंट में और कर्नाटका में, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, डेस्टिनेशन स्टेट के पास जाता है रेवेन्यू, डेस्टिनेशन स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है रेवेन्यू, तमिलनाडु के पास नहीं जाएगा, कर्नाटका की गवर्नमेंट के पास जाएगा। एंड योर लास्ट क्वेश्चन इज, द GST आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ अ रजिस्टर्ड टैक्स पेयर इन महाराष्ट्र इज 27 एंड सो ऑन। व्हाट डज द फर्स्ट टू डिजिट्स 27 रिप्रेजेंट। ये तो मेरे एग्जांपल वाला ही क्वेश्चन है लिटरली। तो बताओ कि आपका 27 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। GST आइडेंटिफिकेशन नंबर के जो फर्स्ट 2 डिजिट्स है वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? स्टेट कोड रिप्रेजेंट करते हैं। तो 27 आपका महाराष्ट्र का स्टेट कोड है। तो ये हो गए आपके क्वेश्चंस। आई होप आपको रिवीजन हो गया होगा। हमने जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे उनका एक बार क्वेश्चंस के थ्रू आपका प्रैक्टिस हो गई होगी कि हमने क्या पढ़ा है। अगर आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए और क्वेश्चंस चाहिए तो मुझे बता देना, मैं डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी PDF का क्वेश्चंस की। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं हमने आज की वीडियो में क्या क्या डिस्कस किया। हमने सबसे पहले ये देखा कि GST आपका इंप्लीमेंट हुआ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। उसने 2 आर्टिकल्स इंट्रोड्यूस किए, जिसमें से एक आर्टिकल था आर्टिकल 279A, जिसने GST का काउंसिल बनाया। उसके बाद हमने देखा कि GST का डुअल स्ट्रक्चर होता है, मतलब कि आपका स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों एक साथ एक ही ट्रांजेक्शन पर साइमल्टेनियसली टैक्स लगा सकते हैं। फिर हमने IIT GST और UGST भी देखा कि वो कौन लगाता है और उसका रेवेन्यू किसको जाता है। फिर हमने GST काउंसिल में देखा कौन कौन होता है, कितने मेंबर्स होते हैं। टोटल हमने देखा 33 मेंबर्स होते हैं, 2 सेंटर के और 31 स्टेट और यूनियन टेरिटरी के मिलाकर। उसके बाद हमने ITC डिस्कस किया, ITC की क्या कंडीशंस होती हैं और कैसे आप ITC में कैस्केडिंग इफेक्ट को हटा सकते हैं। उसके बाद हमने रजिस्ट्रेशन देखा, हमने कॉम्पोजिशन स्कीम देखी कि कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए कौन एलिजिबल है, कौन एलिजिबल नहीं है, कॉम्पोजिशन स्कीम के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। और एंड में हमने GST के टैक्स रेट्स देखे, 5%, 12%, 18%, 28%, ये सब हमने रेट्स देखे GST के। और लास्ट में हमने GST के रिटर्न्स देखे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट रिटर्न्स हैं GST के।
तो ये था आज का वीडियो ऑन द टॉपिक जीएसटी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ यूजीसी नेट। अब नेक्स्ट वीडियो रहेगी आपकी टीडीएस टीटीएस एडवांस टैक्स वगैरह के बारे में, जिसमें हम सेक्शन 192, 194C, 194J ये सब डिस्कस करेंगे, जो कि यूजीसी नेट का अनदर फेवरेट टॉपिक है टैक्सेशन सब्जेक्ट से रिलेटेड। सो दिस वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर तुमको आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल कॉमर्स सक्सेस, एंड अगर कोई भी क्वेरी थी आज की वीडियो से रिलेटेड या कोई भी प्रीवियस वीडियो से रिलेटेड तो प्लीज कमेंट डाउन एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो। बाकी तब तक के लिए वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वेरी नाइस डे।